Hello everyone, welcome to Maluka IS. My name is Vaishali Kamboj and today we are going to do another question from our 500 series from History Optional. The question is from World History and the question says that there were many reasons why the Industrial Revolution first happened in England. So बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा टॉपिक है जहाँ से ये क्वेश्चन को लिया गया. तो कीवर्ड इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या बात हो रही है इधर. दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे. यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इंग्लैंड पहला ऐसा कंट्री बना जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया. सो इन शॉर्ट आपको यहाँ पर बताने हैं वो रीजंस ड्यू टू विच दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज सक्सेसफुल इन इंग्लैंड. कौन से ऐसे रीजंस थे आप यहाँ पे कैटेगराइज करके प्रॉपर बताने वाले हैं. ऑल द रीजंस, ऑलराइट, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे. राइट. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था पहले इसको समझते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो टाइम पीरियड है, स्टार्ट कब से हो रहा है, फ्रॉम 18th सेंचुरी. ऑलमोस्ट 1760s का टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपना पेस जो है वो फास्ट कर लेता है. द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इस फर्स्ट फेज के अंदर चीज़ें जो थी, गुड्स जो थे, वो अब मैन्युफैक्चर्ड होने लगे, वो मशीनों से बनने लगे रादर दैन फ्रॉम हैंड्स. हैंडमेड प्रोडक्ट जो था वो अब नहीं बना करते थे and the products were now manufactured through machines. Now the production was mass production, unlike the previous times. So this mass production was successful with the many inventions in the field of textiles, in the field of transport, in the field of communication. बहुत सारी inventions हुई. Now the machines were run through steam and water. ये steam और water की power पे चलते थे, कोई electricity अभी नहीं आया था. सो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जब चीज़ें मशीन से बनने लगी तो चीज़ें मास में बनने लगी, जिसका फ़ायदा जो है वो उन कंट्रीज़ को होगा जिनके पास ये मशीन्स थी. ठीक. सो इंट्रोडक्शन के अंदर अब आप देखिए, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे क्या कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये कब आता है और इसमें क्या किया गया. सो इन वन लाइन यू विल टेल इट. ओके, एक्सप्लेन दिस इन one line, not more than that. Then इंग्लैंड के बारे में लिखो कि इंग्लैंड जो था वहाँ पर जो सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, वो ऐसे सूटेबल क्रिएट हुए ड्यू टू विच इंग्लैंड वॉज एबल टू राइज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड दे वर द फर्स्ट वंस टू राइज. इस तरीके से लिख के आप अपना इंट्रोडक्शन 20 to 30 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करेंगे. अब मैं आ रही हूँ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज़ द बॉडी सेक्शन, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट रीजंस. नाउ बॉडी में हम लोग क्या बात करेंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है. लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ रीजंस पूछ रहे हैं, कुछ फैक्टर्स पूछ रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू कैटेगराइज योर आंसर. कैटेगराइज का मतलब क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस को लिखो, इकोनॉमिक रीजंस को लिखो, कुछ और हैं, रिलीजियस हैं, सोशल हैं, टेक्नोलॉजिकल है, या XYZ और कोई रीज़न है, तो आप उसको हेडिंग बनाकर कैटेगराइज करके लिखें और इन हेडिंग्स के अंडर आप इनके सब पॉइंट्स को मेंशन करें. फाइन. इससे फ़ायदा क्या होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट, यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी पॉइंट. आपको खुद के माइंड में क्लैरिटी रहेगा एंड और भी अच्छी बात यहाँ पे क्या रहेगी कि एग्जामिनर को क्लैरिटी रहेगा कि आप इस आंसर को अच्छे से जानते हैं. सो अगर एग्जामिनर को क्लैरिटी है तो आपको मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिलेंगे. राइट. ओके. सो हियर बहुत सारे रीजंस यहाँ पे रहे जिसके अंदर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल रीजंस. लेट अस से पॉलिटिकल रीजंस में हम लोग मेंशन करते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया थी, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई, दे वर वेरी वेरी स्टेबल एंड लीगल प्रोटेक्शन वॉज गिवन टू द पीपल. देयर राइट्स वर प्रोटेक्टेड हियर. द गवर्नमेंट वॉज रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ वेरी फाइन वे, इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे. लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, हेंस देयर वॉज पीस. ऑल्सो रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर थे, लॉज प्रॉपर थे, विच हेल्प्ड दिस नेशन
to work in a well systematic manner. ठीक. Another point was that government interference जो था that was now negligible, rather it was zero. ये चीज़ जो थी वो अब नहीं रही थी. Government was now an enabler and not an interferer. They were enabler, they were facilitators in the field of trade. कैसे? गवर्नमेंट जो थी अब यहाँ पर ट्रेडर्स को ये बताएगी नहीं कि कौन सा सामान आप कहाँ बेचेंगे, कितने का बेचेंगे, कैसा बेचेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू टेल, या कहाँ से आप खरीदेंगे. तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो थी उसको यहाँ पे गिव अप कर दिया गया था और फ्री ट्रेड की पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी. एडम स्मिथ ने ये कॉन्सेप्ट दिया. फ्री ट्रेड की पॉलिसी में ये कहा गया दैट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द ट्रेड एंड हेंस government will only be the facilitator, they will only be the enabler. They are not going to conduct the trade. This is going to be up to the traders only, that is according to their own wishes. Traders are going to manage their business. Fine. So government का interference कम होगा, रोक टोक कम होगी, restrictions reduce हो जाएंगी, अपने आप business better होने लगेगा, smooth, ease of doing business हो जाएगा, right? Okay. Next reasons हम लोग करते हैं economic reasons. इकोनॉमिक रीजंस के अंदर लेट अस सी. इकोनॉमिक रीजन के अंदर फर्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ चुका था. एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के आने का मतलब क्या हुआ कि फूड सिक्योरिटी जो है हमारे एरिया में अचीव हो चुकी है. मीनिंग बिकॉज ऑफ साइंटिफिक इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर नाउ द कल्टीवेशन जो है वो फास्ट होने लगा, यील्ड जो थी वो बेटर होने लगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगी. हेंस फूड सिक्योरिटी जब अचीव होता है देन यू इंडल्ज इनटू सेकेंडरी एक्टिविटीज़. आप तब कोई दूसरा काम कर सकते हो जब आपके एरिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छे बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहा हो. फाइन. अनदर थिंग वाज दैट पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पर एक फ़ायदा क्या हुआ दैट द डिमांड वॉज इंक्रीजिंग. तो आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं क्या, इंक्रीज्ड डिमांड. जब डिमांड इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली सप्लाई इंक्रीज होगी, राइट? ये डायरेक्ट इकोनॉमी का रूल है. तो ये हेडिंग लिखने के बाद आप मेंशन कर सकते हैं क्या कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. क्यों पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? बिकॉज अब बेटर वेज आ चुके थे जहाँ पे लाइफ स्पैन जो था वो अब लंबा होने लगा था, लोगों को खाने को मिल रहा है, हंगर की प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, सर्वाइवल रेट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि साइंस ने तरक्की कर ली थी. हेंस पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से डिमांड जो था वो इंक्रीज होने लगा. जब डिमांड इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज हुई. नेक्स्ट, यहाँ पर पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से लेबर की अवेलेबिलिटी भी हमें मिलने लगी और क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो चीप लेबर हमें मिलने लगी. इस चीप लेबर की वजह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी एंड वर्कर्स विल बी in abundance and also they will be like paid less. Why? Because competition इतना सारा है, बहुत सारे workers थे. And also above that the labor was skilled, not completely skilled, they were semi skilled, right? Okay. Next thing, increased demand और किस वजह से होती है? यहाँ पे ब्रिटिश मर्केंटलिज्म जो था, ये मर्केंटलिस्ट पॉलिसी जो फॉलो की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा. मर्केंटलिज्म का मतलब क्या है? मर्केंटलिज्म इज अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी. कैपिटलिज्म से पहले ये चीज़ प्रेजेंट थी इंग्लैंड के अंदर. प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में क्या होता है? वेयर यू आर एक्चुअली फेवरिंग ओनली योर नेशन, यू आर फेवरिंग वन कंपनी और वन एंटिटी, और आप दूसरे एरिया के जो लोग हैं, कॉलोनीज जो हैं आपकी, उनको आप मजबूर कर रहे हैं कि कोई सामान अगर खरीदना या बेचना है तो वो आप सिर्फ हमारे साथ ही वो ट्रेड करेंगे. इफ़ यू नीड एनी प्रोडक्ट यू हैव टू बाय इट फ्रॉम अस. इफ़ यू वांट टू सेल एनी प्रोडक्ट यू विल सेल ओनली टू अस, राइट? अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये चीज़ें बहुत हुई थी अमेरिका के अंदर और इन्हीं मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से लोग परेशान थे. हमने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पर डिस्कस किया है अमेरिकन रेवोल्यूशन का टॉपिक भी. So you can just go and check out there. वहाँ पर भी I have also explained mercantilist policies. Okay, moving forward. Now this mercantilism was the result of the protectionist policies of the government. Hence, mercantilism की वजह से एक artificial demand create होती थी.
मतलब आप लोग वही सामान मंगवाओगे जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने हमसे ही खरीदना है, आप ब्रिटेन से ही शिप्स खरीदेंगे या आप ब्रिटेन की ही शिप्स यूज़ करेंगे, आप ब्रिटेन से ही टी खरीदेंगे, ऐसी बातें बोली गई। तो ऑटोमेटिक एक डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई क्रिएट होगी, सप्लाई हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ग्रो करेंगे, कॉलोनीज के इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रो नहीं करेंगे, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगली चीज यहां पर इकोनॉमिक रीजंस में थी दैट राइज ऑफ द रिच क्लास। यहाँ पे लैंड ओनर क्लास, पैसे बहुत ज़्यादा हो गए लोगों के पास, जब पैसे हो गए यानी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हो गया, ये कैपिटल वाज नाउ यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होने लगा, इंडस्ट्रीज और से और बढ़ने लगी। सो दीज वर सर्टेन इकोनॉमिक रीजंस एंड वन मोर, आयरन एंड कोल रिजर्व्स। देखो जितनी भी मशीन्स हैं दे वर मेड आउट ऑफ आयरन, कोल का इस्तेमाल होता था टू रन अ मशीन, हेंस आयरन एंड कोल बोथ वर नेसेसरी। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी हो, मशीन्स के बनाने के लिए ज़रूरी हो, हर फील्ड में आयरन और कोल का इम्पोर्टेंस था। और ये आयरन कोल रिजर्व्स ब्रिटेन की विसिनिटी के अंदर ही प्रेजेंट हुआ करते थे, ठीक है? ओके, नाउ ऑल्सो आप देखोगे कि यहाँ पर आप इसको वैसे पॉलिटिकल रीजन में भी लिख सकते हो, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ब्रिटिश एम्पायर, बहुत बड़ा ब्रिटिश एम्पायर था, तो कभी इन लोगों को कमी आती नहीं थी रॉ मटेरियल की। जब भी इनको कुछ मंगवाना होता था अपने कॉलोनी से मंगवा लेते थे, कुछ भी सेल करना होता था तो इनके पास इतना बड़ा एम्पायर है, कहीं पर भी जाके मार्केट थी कॉलोनीज़ के अंदर, सो दे कुड सेल देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। जितना मास प्रोडक्शन हो रहा है जाके आप कॉलोनीज़ में बेचो, तो आपको यहाँ से आउटपुट अच्छी मिलती थी, आपकी कमाई होती थी यहाँ से, यूज्ड टू गेन फ्रॉम हियर। हेंस दिस ब्रिटिश एम्पायर, जो कि यहाँ पे एक अच्छे पॉलिटिकल रूल की वजह से इस्टेब्लिश किया गया था, उसने भी हेल्प किया इन लोगों को अपना जो डिमांड है उसको इंक्रीज़ करने में, और जो अब बन रहा था मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट उसको सेल करने में, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट कम्स द सोशल रीजंस, सोशो रिलीजियस रीजंस आप इनको कह सकते हो। द सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड वॉज वेरी प्रोग्रेसिव। यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े लोग बहुत कम करते थे, सभी लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं। हेंस जो भी पेटी इश्यूज होते थे उनके अंदर यहाँ की सोसाइटी इंडल्ज नहीं होती थी। एंड ऑल्सो क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल इतना बेटर था, लोगों को उनके राइट्स मिले हुए थे, चाहे वो ऑफ कोर्स दे वर नॉट कम्प्लीटली, बहुत ही ज़्यादा आज़ादी नहीं थी टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन ब्रिटेन, बट येस टू सम एक्सटेंट द पावर्स वर गिवन टू द पीपल, या द facilities were given to the people, जिसकी वजह से now they were able to address their grievances, they were able to manage their affairs in a well planned way, which is why यहाँ पर peaceful society exist करती थी। और जहाँ पर आप देखो superstitions ना हो, जहाँ पर peaceful society हो, वहाँ पर violence की बातें या किसी तरीके की disharmony यहाँ पर नहीं present होगी। तो एकदम people will be living in harmony, पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगा। और जहाँ पर ऐसा सोशल स्टेबिलिटी आ जाए वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखो लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने लगते हैं, लोग अपने इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के बारे में सोचने लगते हैं। ऑल राइट, अनदर रीज़न वॉज द जोग्राफिकल एडवांटेज। जोग्राफी जो थी बहुत ही स्ट्रैटेजिक थी इंग्लैंड की। कैसे? आप देखो, इट इज़ एन आइलैंड नेशन, तो यहाँ पर अटैक कर पाना आसान बात नहीं थी। ऑल्सो दे हैड अ वेरी ग्रेट नेवी, नेवल पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी ब्रिटेन जो था अपना डिफेंस करने में बहुत ज़्यादा कामयाब था। ठीक, जोग्राफी ऐसी है कि आपके ऊपर कोई जल्दी जल्दी अटैक नहीं कर सकता, आप थोड़े हटके थे, एक एरिया से अलग से हो, कनेक्टेड नहीं हो बाकियों से इतने आसानी से जितने बाकी यूरोपियन देश हुआ करते थे। So that is why here this geographical advantage, this strategic geography was advantageous to England. Last one is the Napoleonic Wars. नेपोलियन का आना एक तरीके से ब्रिटेन के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। हाउ?
नेपोलियन का कंपटीशन ब्रिटेन से था. जितना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर था, नेपोलियन चाहता था फ्रांस का भी उतना ही बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश हो. बट द प्रॉब्लम वाज दैट हियर नेपोलियन ने रियलाइज नहीं करा कि इंग्लैंड कितनी बड़ी पावर है. कॉन्टिनेंटल सिस्टम यहाँ पर नेपोलियन इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पर वो यूरोप के सभी देशों को बैन लगा देते हैं, इनके ऊपर, इनके पोर्ट्स के ऊपर एम्बार्गो लगा देते हैं कि ये लोग ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ब्रिटेन को एक आइसोलेट करने की ट्राई करी गई, जो कि महंगा पड़ गया इन्हीं लोगों को. वाई? एक तो सभी के सभी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे विल नॉट बी हैप्पी विद नेपोलियन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन इंग्लैंड जो था, यहाँ पे जो सप्लाईज उसको यूरोप से आती थी, डिपेंडेंट था इंग्लैंड इनके ऊपर. अब क्या हुआ, जब यहाँ पर सारा बैन लग गया तो इंग्लैंड जो था उसने सभी चीज़ें खुद बनानी स्टार्ट कर दी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट हो गया इंग्लैंड. इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है, तो जो चीज़ हम बाहर से मंगवाते थे अब हम खुद बना रहे हैं. सो मुझे किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो एक तरीके से दिस वाज अ बेनिफिट फॉर मी. तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम जहाँ नेपोलियन ने अडॉप्ट किया था टू हर्ट इंग्लैंड, टू हर्ट द इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड, this actually turned out to be boon for them and it helped them to become independent in all those products which earlier they were not manufacturing, right? So इस तरीके से ये reasons explain कर दिया आपने. और अब finally conclusion में simple conclusion लिखेंगे where you can mention that these different factors contributed to the success of industrial revolution in England. These were the reasons why England was the first to achieve this success, or industrial revolution came in England, and hence England utilized this success in order to build its great empire in future, or we can say that British Empire was stabilized because of this achievement. Okay, कि आने वाले टाइम पे इतना बड़ा एम्पायर अगर सेटअप किया, या इतने बड़े एम्पायर को कंसोलिडेट जो किया, लंबा समय तक इसको चलाया, वो इसीलिए कर पाए बिकॉज दे हैड दिस एडवांटेज विद देम. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ सबसे पहले आया था और सबसे पहले तरक्की वहाँ पर पहुँची. ठीक है जी. सो लाइकवाइज यू कैन एंड योर आंसर एंड वी कैन सी द मॉडल आंसर हियर. मॉडल आंसर इज प्रेजेंट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है जी. आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं. एंड फाइनली strategic geography, Napoleonic wars and the liberal ideas, social reasons जो हैं, progressive ideas की बात आप करेंगे. Finally the conclusion, thus the combination of different factors led to the rise of industrial revolution in Britain, which led to stability of its empire in the coming decades. तो आने वाले टाइम पर इसी वजह से they were successful in having different colonies and having a strong control over these colonies, right? So that was from my side. Thank you so much for watching. अगले सेशन में एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. Till then, take care of yourself and have a great day.